चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं मेंटेनेंस को लेकर के, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ये मेंटेनेंस नहीं जो अभी हम चैप्टर 10 में पढ़ रहे थे, दिस इज मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रंक्विलिटी। भाई बहुत सारे अपराध ऐसे होंगे, या अपराध नहीं, एक्टिविटीज लोगों की ऐसी होंगी, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे होंगे, अनलॉफुल असेंबलीज बना रहे होंगे, जिससे खतरा है कि पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो सकती है। देखो जब डिस्टर्ब हो जाएगी तब तो अपराध बन ही जाएगा, लेकिन डिस्टर्ब होने से पहले ही आप रोक सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के पास में ये बहुत सारी पावर्स जो हैं यहाँ पर दी गई हैं। किसको दी गई हैं ये पावर्स? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ये पावर्स बहुत सारी दी गई। तो एक एक करके मैं जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं इन सभी के बारे में वो मैं आपको बताते जाऊंगा, और आप उन बातों को या तो वहीं के वहीं नोट करते जाइए, आपके इंडेक्स में भी नोट कर सकते हैं। वैसे मेरे समझ से पेयर एक्ट के सामने ही साथ साथ नोट कर। अगर मैं आपको बताऊं कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, तो मैं ये बोलूँगा कि 163 इज इम्पॉर्टेंट। पहले आप मार्क कर लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 163 इज इम्पॉर्टेंट, आता है एग्जाम। 152 इज इम्पॉर्टेंट। 155 इज समवॉट इम्पॉर्टेंट। फिर आपका 164, 164, 166, बस यही सेक्शंस जो हैं लगभग इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो ऐसा है कि हाँ, पर तो आप एक बार सारे लीजिएगा ना, जरूरी नहीं है। देखिएगा जरा, डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। कोई असेंबली जो है इकट्ठा हो रही है जो कि अनलॉफुल असेंबली है, भाई पता है कि इससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो सकता है, इस असेंबली से पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो सकता है, तो ऐसे केसेस में सिविल फोर्स का यूज करके, मतलब पुलिस वगैरह का यूज करके ऐसी असेंबली को डिस्पर्स किया जा सकता है। कौन ऑर्डर करेगा? ऑर्डर लिख लेना है आपको, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कर सकता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कर सकता है, या कोई भी दूसरा पुलिस ऑफिसर जो कि एसआई रैंक से, एसआई रैंक का है या एसआई रैंक से ऊपर का है, सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का कोई भी अधिकारी जो पुलिस ऑफिसर है, या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सिविल फोर्स का यूज करते हुए ऐसी असेंबली को डिस्पर्स कर सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस का यूज करके क्या ऐसी असेंबली को डिस्पर्स किया जा सकता है? आंसर। लेकिन कौन कर पाएगा आर्म फोर्सेस का यूज? तो ऐसे में ऐसी असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए, जिनसे पीस डिस्टर्ब हो सकता है, पब्लिक सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या और दूसरा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जिसको ऑथोराइज किया हो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने, या तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या समवन ऑथोराइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है, एनी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हु इज ऑथोराइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर dispersal of assembly by use of armed forces. Power of certain armed forces to disperse assembly officers, उनकी पावर की बात करी गई है कि क्या पावर बात होगी, क्या पावर होगा उनके पास। तो भाई उनको अरेस्ट कर सकते हैं जब, क्योंकि भाई देखो पुलिस ऑफिसर के पास तो पावर होती है अरेस्ट वगैरह करने की, आर्म फोर्सेस के पास कहाँ पावर है, इसलिए उनको बोला गया कि उनको पावर हम 150 के थ्रू दे देते हैं। भाई पुलिस ऑफिसर को तो पावर दे दी थी ना 35, पढ़ के आ गए हम, आर्म्ड फोर्सेस को नहीं है पावर, तो आर्म्ड फोर्सेस को पावर दे रहे हैं हम 150 के तहत कि इनके पास पावर है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं, कन्फाइन कर सकते हैं किसी भी, ठीक है। अब ये जो लोग हैं ये किस लिए एक्शन ले रहे हैं, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हो, चाहे वो सिविल फोर्सेस हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसएचओ या एसआई या डिस्ट्रिक्ट या अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं, ये एक्शन क्यों ले रहे हैं? पब्लिक गुड के लिए। तो इनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन इन 148, 149, इनको प्रोटेक्शन दिया गया है। बात लिखिए। नाउ वी हैव पब्लिक न्यूसेंस। अब कोई पब्लिक न्यूसेंस है, उसको हटाना है या कंडीशनल ऑर्डर उसके लिए पास करना है, तो कौन पास कर सकता है? वो आप लिख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और अदर
एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये लोग किसी भी न्यूसेंस को हटाने के लिए, कोई भी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन करा जा रहा है जिससे न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, कोई पब्लिक रोड को जाम करे हुए है, कोई नदी में गंदगी कर रहा है, किसी भी तरीके से जिससे पब्लिक पीस जो है डिस्टर्ब होता है ना, तो ऐसे केसेस में आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं। कौन ऑर्डर कर सकता है वो मैंने आपको बता दिया। जो भी ये ऑर्डर करेंगे उस ऑर्डर को कभी भी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। जो ऑर्डर भी ये लोग करेंगे अंडर सेक्शन 152 इट विल नॉट बी चैलेंज्ड बिफोर एनी सिविल कोर्ट। ठीक है, अब आपने ये ऑर्डर तो दे दिया, अब इस ऑर्डर की जानकारी उनको भी तो लगनी चाहिए जिनके लिए ऐसा ऑर्डर किया है, जिनके लिए ऐसा ऑर्डर किया है कि भाई आप इस नदी को गंदा मत कर दीजिए, इस कैंपिंग ग्राउंड को बेकार मत करिए। ठीक है, उनके पास भी तो इस ऑर्डर को पहुंचाना पड़ेगा। तो 153 टॉक्स अबाउट सर्विस ऑफ नोटिफिकेशन और ऑफ ऑर्डर। कैसे करोगे? वैसे ही जैसे समन्स जारी किए जाते हैं, और अगर समन्स से भी बात ना बने तो वैसे करो जैसे प्रोक्लेमेशन जारी किया जाता है। ठीक है, जैसे प्रोक्लेमेशन जारी किया जाता है उस तरीके से, पहले समन्स के थ्रू, जैसे समन्स के थ्रू नहीं, जैसे समन्स का प्रोसीजर होता है वैसे, और अगर वैसे फॉलो नहीं हो पा रहा है तो फिर आप वैसा प्रोसीजर अपनाइए जैसा कि प्रोक्लेमेशन के लिए अपनाते। पर्सन टू हुम ऑर्डर इज एड्रेस्ड टू ओबे और सो। अब जिस व्यक्ति को भी ऐसा ऑर्डर भेजा गया है वो या तो खुद अपीयर हो जाएगा या उस एक्ट को परफॉर्म करेगा जिस एक्ट को बोला गया था। उसको बोला गया था अब अपने घर का वेस्ट नदी में मत जाने देना, इस ग्राउंड में मत कचड़ा फेंकना, तो या तो वो उसको कर ले या भाई उस ऑर्डर को लेकर के आ जाए जज साहब के सामने, वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जिन्होंने ऑर्डर को निकाला था कि साहब मैं इसीलिए ऐसा करता हूँ, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे तो हमेशा सब लोग कचरा डालते हैं, मैं अकेले नहीं डालता हूँ, वेस्ट मेरे घर से कहाँ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो ये वो करेगा। ठीक है, उसके बाद में 155 पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विथ सेक्शन 154। अगर आपको ऑर्डर दिया गया 154 में और आपने ना अपीयर हुए, आप ना ही आपने परफॉर्म किया, तो फिर आपको सेक्शन 223 ऑफ बीएनएसएस से पनिश किया। ठीक है, और ऐसे ऑर्डर को, जो कि ऑर्डर पहले किया गया था, उस ऑर्डर को भी एब्सोल्यूट कर दिया जाएगा कि अब तो आपको उसको मानना ही। प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। भाई एक पब्लिक राइट है, अब उसको एक व्यक्ति डिनाई करता है, नहीं 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 नहीं, हम आप लोग जो है इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे हमारे सामने आओ, पूछेंगे उसको, और आपको अगर सिचुएशन ऐसी लगती है तो आप प्रोसीडिंग है वो उनको स्टे कर देंगे और इंतजार करेंगे, वो बताएगा कि नहीं साहब इसके लिए तो हम जो है सिविल कोर्ट जा चुके हैं, तो फिर आप अपनी प्रोसीडिंग्स को स्टे कर देंगे और सिविल कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करेंगे। सिविल कोर्ट इसको डिसाइड कर दे तब तक हम स्टे रखते हैं प्रोसीडिंग को, जहाँ पर भी पब्लिक राइट को डिनाई किया जाता है। 157 प्रोसीजर वेयर पर्सन अगेंस्ट हुम ऑर्डर इज मेड अंडर सेक्शन 152 अपीयर्स टू सो कॉज। भाई किसी को सो कॉज करने का मतलब बताया गया, ठीक है, कि भाई आप कॉज शो करिए कि क्यों आपके अगेंस्ट ऑर्डर जो है ना किया जाए, तो ऐसे केस में उस व्यक्ति के पास में अधिकार होगा कि भाई वो कितने समय के अंदर कोर्ट के सामने अपीयर हो, और वो सारे एविडेंस जो है उससे लिए जाएंगे किस तरीके से, जैसे समन्स केस में लिए जाते हैं। और जो भी ऐसी प्रोसीडिंग्स होंगी, ये जो प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं हमारी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने, ये जितने जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो उतनी जल्दी कंप्लीट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़, और अगर रीजंस रिकॉर्ड किए जाते हैं तो इसको 120 डेज़ तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इन प्रोसीडिंग्स को 90 डेज़ या 120 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना। लोकल इन्वेस्टिगेशन भी डायरेक्ट कर सकता है, एग्जामिनेशन भी करवा सकता है एक्सपर्ट का, भाई कोई भी इंक्वायरी जो है कंडक्ट कर रहे हैं उसको डिसाइड करने के लिए 156 157 के लिए, या तो खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं लोकल इन्वेस्टिगेशन, या फिर किसी
एक्सपर्ट को समन कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा, ये पावर जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को दी गई है। यहाँ पर बताया नहीं गया है कि लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भाई बताएंगे कि आपको रिटन इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि भाई जो एक्सपेंसेस हैं वो किसके द्वारा दिए जाएं, और फिर जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी उनको एविडेंस के तौर पर लिया जाएगा। ठीक है, इससे आपको क्लियर ही होगा, ज़रूरी नहीं है लोकल इंस्पेक्शन के लिए रिटन इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना। प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग एब्सोल्यूट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोबीडियंस, अब आपके खिलाफ जो है 155 या 157 के अंतर्गत जो ऑर्डर किया गया वो क्या कर दिया गया, एब्सोल्यूट। पहले तो एंट्रीमली निकाला था, इंक्वायरी करी, इन्वेस्टिगेशन, वो इंक्वायरी करी, इंक्वायरी कैसे करी, समन्स केस की तरह एविडेंस वगैरह लिया, और उसके बाद में आपके खिलाफ जो ऑर्डर था कि भाई अब आप जो है इस तरीके का न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेंगे, ऑर्डर को एब्सोल्यूट कर दिया। और अगर आप फिर उस ऑर्डर को जो है नहीं मानते हैं तो यू विल बी लायबल टू पेनल्टी प्रोवाइडेड इन सेक्शन 223 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, और आपको कॉस्ट वगैरह के लिए भी जो है कंपेल किया जा सकता है। इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी, जब तक इंक्वायरी चल रही है आप इंजंक्शन भी दे सकते हैं, तब तक कोई चीज़ें जो है नहीं की जाएंगी एक व्यक्ति के द्वारा। इंजंक्शन समझते हैं, आपको किसी काम करने से रोकना, कि जब तक हम डिसाइड नहीं करते हैं तब तक आप क्या करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, इंजंक्शन के लिए बोल सकते हैं। मैजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रेपिटेशन और कॉन्टिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, जहाँ पर पब्लिक न्यूसेंस वगैरह होती है उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो गया, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हो गया, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो गया, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हो गया, या स्टेट गवर्नमेंट जिसको भी इस बिहाफ में एम्पावर करती है, वो किसी भी व्यक्ति को ऑर्डर कर सकते हैं कि आप इस न्यूसेंस को कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अर्जेंट केसेस सी, इट इज इंपॉर्टेंट 160 को आप पूरा पढ़िएगा। भाई कोई भी न्यूसेंस हो सकती है, एप्रीहेंडेड डेंजर हो सकता है, जिससे पब्लिक पीस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो ऐसे, और ह्यूमन लाइफ को डेंजर हो सकता है, हेल्थ, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, इन सब को, या दंगे हो सकते हैं, इन सब को लेकर के अगर चीज़ें बनती हैं तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या फिर कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस संबंध में क्या किया जाता है, एम्पावर किया जा सकता है। तो डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो कि इस संबंध में एम्पावर किया जाता है, वो ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर काम करने से रोकने के लिए, या डायरेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये काम करना पड़े। ठीक है, कैन डायरेक्ट एनी पर्सन टू एब्सटेन फ्रॉम सर्टेन थिंग्स, क्योंकि भाई आप ये चीज़ें नहीं करेंगे या ये एक्ट करेंगे, ऐसा डायरेक्शन किसके द्वारा, डीएम, एसडीएम और ईएम के द्वारा दिया जा सकता है। जिससे किस लिए दिया जा रहा है कि भाई इससे अनॉइंस जो है रुक सके। ठीक है, डेंजर जो है ह्यूमन लाइफ को हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, भाई बोलेंगे कि आपको जो है कोई भी 4 लोग इकट्ठा एक जगह नहीं होंगे, भाई दंगे नहीं हों। ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर, कभी आपने पढ़ा होगा धारा 144 लागू है, पहले सीआरपीसी में 144 हुआ करता था, अभी 163 हो गया है। तो कौन कौन ऑर्डर करता है, डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एम्पावर्ड है। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो इंपॉर्टेंट ये है, ये ऑर्डर कितने समय तक के लिए वैलिड होगा, ये ऑर्डर कितने समय तक के लिए वैलिड होता है। तो ये ऑर्डर जिस दिन जारी किया गया उस दिन से 2 महीने तक के लिए वैलिड हो सकता है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट इस ऑर्डर को 6 महीने तक के लिए, 6 महीने तक कहां से, जिस दिन मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर निकाला था उस दिन से और आगे, मतलब 2+4, पूरा 6 महीने तक के लिए एक्सटेंड कर सकती। ठीक है, और अगर कोई इस ऑर्डर से परेशान है तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट अप्रोच कर सकता, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकता है, और वो चाहें तो ऐसे ऑर्डर को वेरी कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, कैंसिल, दे हैव दिस पावर। ठीक है, ये वैलिडिटी जो है आपको याद रखनी है, 2 महीने तक के लिए पीरियड ये जो है ऑर्डर वैलिड होता है, और स्टेट गवर्नमेंट इसको 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकती है। पढ़ लीजिएगा आप एक बार 160। डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखो जरा, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स वगैरह हैं वो तो जनरली किसको डिसाइड करने चाहिए, सिविल कोर्ट्स को डिसाइड करने चाहिए। फिर यहाँ क्यों डालेंगे, तो वही बिल्कुल सेम रीज़न है जैसे जो कि मेंटेनेंस के लिए, तुरंत के तुरंत उसकी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा ना,
जनरेट हो। इस वजह से यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ये पावर दे दी गई है। तो प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस, किसी डिस्प्यूट से जो कि लैंड और वाटर को लेकर के है उससे ब्रीच कमिट हो सकता है पीस का। तो ऐसे केसेस में जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर कर सकते हैं। कब ऑर्डर करेंगे? जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है? या तो पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, पुलिस जो है वो बताएगी, ठीक है, या फिर उनको किसी और तरीके से, या तो पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे या अदरवाइज दे विल रिसीव दिस इंफॉर्मेशन दैट सच डिस्प्यूट इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। तो ऐसे में दे विल मेक ऑर्डर इन राइटिंग अपने ग्राउंड्स को बताते हुए, और पार्टीज को बोलेंगे कि आओ और कोर्ट को अटेंड करो इन पर्सन और बाय एडवोकेट एक स्पेसिफाइड डेट पर, ठीक है। तो भाई वो आएंगे कोर्ट के सामने, एविडेंस लेंगे और फिर उस चीज़ को डिसाइड करेंगे। कितने टाइम के अंदर डिसाइड करना है? जहाँ पर फोर्सिबली और रॉन्गफुली निकाल दिया जाता है, डिस्पोजेस विद इन 2 months, ठीक है, वहाँ पर तुरंत के तुरंत जो है दोबारा से पोजीशन देने का ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर डिस्पोजिशन हुआ है 2 महीने के अंदर अंदर तो वहाँ पर पोजीशन देने का भी ऑर्डर किया जा सकता है आपके द्वारा। पावर टू अटैच सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट एंड अपॉइंट रिसीवर। अब मैजिस्ट्रेट्स आपको लगता है कि डिस्प्यूट तो है, डिस्प्यूट को डिसाइड किया जाना है, लेकिन अभी जो है ऐसा क्वेश्चन तुरंत को तुरंत डिसाइड नहीं हो सकता है और इससे लड़ाई होगी, तो फिर वो प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे और वहाँ पर एक रिसीवर अपॉइंट कर देंगे जो कि उस प्रॉपर्टी को मैनेज करता रहेगा। और ये कब तक करता रहेगा? जब तक कि सिविल कोर्ट जो है इस पर कोई डिसीजन न ले ले। जब सिविल कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा तब बिल्कुल ठीक है। डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज़ ऑफ लैंड और वाटर, ये वाटर या लैंड किसके द्वारा यूज़ किया जाना चाहिए, इससे रिलेटेड कोई क्या निकल के आता है? डिस्प्यूट निकल करके आता है। इसको भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद में लोकल इंक्वायरी है आपका 167। लोकल इंक्वायरी को आप देख लीजिएगा। लोकल इंक्वायरी टू बी कंडक्टेड बाय डीएम, एसडीएम, ठीक है, या फिर किसी और सबऑर्डिनेट को भी डिप्यूट कर सकते हैं डीएम, एसडीएम, कि भाई वो लोकल इंक्वायरी कंडक्ट करे और जो भी लोकल रिपोर्ट निकल करके आएगी उसको एविडेंस के तौर पे लिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप ये सारी प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोकल इंक्वायरी कंडक्ट कर ही सकते हैं 164 के लिए, 165, 167 के लिए, ठीक है, आप लोकल इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं। लोकल इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी और जो भी लोकल रिपोर्ट होगी उसको आप एविडेंस के तौर पर शामिल कर लेंगे किसी भी इंक्वायरी में, चाहे वो 164 की इंक्वायरी हो, 165 की हो, 166 की हो। तो दिस इज ऑल दैट वी हैव इन B&S। आप थोड़ा सा ये प्रोविजंस आते नहीं हैं, जनरली नहीं आते हैं, एग्जाम में कभी कभी एक आध पूछ लिया जाएगा। जो 4-5 मैंने सेक्शन आपको मार्क कराए हैं वो सेक्शन को देख लीजिएगा, 163 को खास तौर पर देख लीजिए, बाकी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो जानकारियाँ मैंने आपको बताई हैं कि अथॉरिटीज़ कौन से सेक्शन में क्या है, 167 लोकल इंस्पेक्शन के साथ डील करता है, डिस्प्यूट है राइट को लेकर के कि भाई कौन यूज़ करेगा लैंड, कौन यूज़ करेगा वाटर, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा 166, ठीक है। इस तरीके की बातें जो है आप एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। आपको बताइए और कोई डाउट है, कोई समस्या है? सीआरपीसी में जो भी हमने पढ़ा समझा, मेरे समझ से सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बचता है। तो आप एक बार क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट देखो वही है जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वही है। बाकी ये है कि हाँ हम कुछ छोड़े नहीं, एक बार कम से कम उसको देख लें, आपके मन में कम से कम एक बार वो बात जो है रहे कि क्लास में हुई थी ऐसी। मेन ऑब्जेक्टिव यही है। बताइए ज़रा कोई डाउट है क्या आपको? इज देयर एनी डाउट? चैप्टर 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, उसको ज़रूर पढ़ लीजिए, कोई डाउट नहीं।